आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और अभी वक्त है छत्तीसगढ़ की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। एकलव्य स्कूल सीतापुर के करीब 400 विद्यार्थी कलेक्टर से शिकायत करने निकले पैदल। कहा, जब तक कलेक्टर से नहीं मिलेंगे तब तक किसी की नहीं सुनेंगे। कमजोर बच्चों को निःशुल्क कोचिंग के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की दी जाएगी कोचिंग। संयुक्त कर्मचारी संगठन की पहल। कांकेर कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जताई नाराजगी। भानुप्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई में लापरवाही पर जताई नाराजगी। और अब खबरें विस्तार से। सरगुजा जिले से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां एकलव्य स्कूल के छात्रों ने प्राचार्य के अभद्र व्यवहार से परेशान होकर सभी 400 विद्यार्थी पैदल ही जिले के मुखिया से मिलने निकल पड़े, जिनका कहना है कि जब तक हम कलेक्टर से बात नहीं करेंगे तब तक किसी की नहीं सुनेंगे। क्या हो गया कि आप लोग इस तरीके से जाता है? अच्छा, अभी क्या बात हुई? आदिवासियों को बेवकूफ बनाया जाता है हर बार। हाँ। आदिवासी बच्चे हम लोग गलत नहीं किया सर, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है सर। तो 400 बच्चे गलत हैं और 400 बच्चे पूरा गलत हो जा रहे हैं। हाँ, हाँ। क्या हुआ है? कल शाम को एकलव्य विद्यालय में आके हमारे सामानों को छेड़ाछाड़ी किया जाता है। हाँ। विरोध करने पर हाथ उठाने की कोशिश, अभद्र व्यवहार किया जाता है। हाँ। आदिवासी बच्चों की स्वाभिमान की बात है भैया। हाँ। इस बार अगर बात नहीं सुनी गई ना तो हम लोग जिले के मुख्यालय में बैठे रहेंगे। तो अभी प्रशासन आई थी और आप लोगों को कुछ समझाइश दे रहे थे? आश्वासन हर बार मिलता है, हर बार हम लोग को बात करवा दिया जाता है। आगे तो अभी कलेक्टर साहब से बात हुई क्या? नहीं। आप बताइए क्या हुआ है? हम लोग का आवाज को दबा दिया जाता है। हाँ। हम लोग का बात को आगे तक पहुंचने नहीं दी जाती है। हाँ। बस इतना ही है। हम लोग जहाँ जाएंगे वहाँ पर कलेक्टर सर से ही बात करेंगे। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता शैलेश जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। शैलेश, किस स्कूल के ये छात्र हैं और क्या कहना है इनका? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि ये जो मामला है सरगुजा जिला के मेन पार्ट ब्लॉक के एकलव्य विद्यालय का है, जहां आए दिनों छात्रों के साथ, जो वहाँ के प्राचार्य हैं उनके साथ बर्बरता की जाती है, छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, जिससे छात्र लगातार परेशान हो रहे हैं। तो इसकी शिकायत भी उन्होंने की थी और जिसको लेकर के शासन के द्वारा कुछ कार्यवाही भी की गई थी। लेकिन उसके बाद फिर कल का मामला सामने आया है, जहाँ प्राचार्य के द्वारा रात को जाकर के छात्रों के साथ काफी ज्यादा अभद्र व्यवहार किया गया, जिससे सारे छात्र काफी आक्रोशित हो गए। और आज सुबह सारे छात्र 400 की संख्या में मैन पार्क से पैदल, तो जो कि ज्यादा बड़े भी छात्र नहीं है, 12वीं 11वीं 10वीं 9वीं के छात्र हैं इसमें, और वो 60 किलोमीटर की पद यात्रा करके जिला के जो मुख्य अधिकारी, जिला अधिकारी कलेक्टर से मिलने के लिए जा रहे हैं, जिससे कि पूरे सरगुजा में एक माहौल ऐसा निर्मित हो गया है कि शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार की घोर लापरवाही देखने को मिली है। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इन्हें किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की? जी बिल्कुल, जो एडीएम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, वो लगातार रोकने की कोशिश की है, लेकिन समस्या है कि छात्र मानने को तैयार ही नहीं। छात्रों का कहना है कि हम सीधे तौर पे सरगुजा कलेक्टर से मिलकर ही बात करेंगे, इसके बीच हम किसी से भी किसी प्रकार की बात नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो छात्र है इनका जो सफर है ये कितना लंबा होने वाला है और क्या क्या परेशानियां आ रही हैं? जी बिल्कुल, मैं भी बताना चाहूंगा कि जो इनका जो सफर है ये 60 किलोमीटर की पदयात्रा है, जंगलों के बीच से निकल रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि लगातार अगर छात्रों को किसी प्रकार से अभद्र तरीके से व्यवहार करता है, और सबसे बड़ी बात, जो छात्र यहाँ पढ़ते हैं एकलव्य विद्यालय में, मैं बता दूं कि ये छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा माना जाता है आदिवासी, जिसको लेकर के सरकार हमेशा कार्य करती है। लेकिन आज उन्हीं आदिवासी के बच्चों के साथ इस प्रकार के प्रचार के द्वारा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। इसी से परेशान होकर के सभी छात्र आज कलेक्टर से मिलने के लिए पैदल निकल चुके हैं। पूरे मामले पर आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे फिर अपडेट लेते रहेंगे। शैलेश, आपका धन्यवाद। बता दें कि इस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी। कांकेर पुलिस को 5-5 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिली है। गिरफ्तार नक्सली नगर सैनिक और आर्मी जवान की हत्या में शामिल थे। सर्चिंग में निकले डीआरजी के जवानों ने रविवार को कांकेर कोतवाली थाना के अंतर्गत ग्राम मोजाल गोंदी के जंगलों से नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। नक्सली विनोद अवलम उर्फ उंगा उत्तर बस्तर डिवीजन नुआपाड़ा प्रोटेक्शन समन्वयन टीम का कमांडर है। वहीं दूसरा नक्सली आसू कोरसा
डिप्टी कमांडर था। नक्सलियों के पास 12 बोर देसी कट्टा, 5 राउंड और 8 mm पिस्टल 6 राउंड बरामद किए गए हैं। कांकेर एसपी दिव्यांग पटेल ने बताया है कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत 4 फरवरी को डीआरजी की टीम सर्चिंग पर निकली थी। सर्चिंग के दौरान ग्राम मुजालगोंदी से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर नक्सली संगठन के उत्तर बस्तर डिवीजन नुआपाड़ा प्रोटेक्शन समन्वयन टीम कमांडर विनोद अवलम उर्फ उंगा पिता कोआराम, दूसरा डिवीजन नुआपाड़ा प्रोटेक्शन समन्वयन टीम उप कमांडर आसू कोरसा को गिरफ्तार किया गया है। दोनों नक्सलियों के ऊपर 5-5 लाख का इनाम घोषित था। कांकेर पुलिस के द्वारा लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाए जाते हैं, जिसमें डीआरजी और बीएसएफ के द्वारा नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 2 नक्सली कमांडर विनोद अवलम जो कि समन्वय टीम कमांडर के रूप में काम करता है और आसू कोरसा जो कि समन्वय टीम डेप्यूटी कमांडर के रूप में काम करता है, दोनों 5-5 लाख के इनामी है। इस प्रकार कुल 10 लाख के 2 इनामी नक्सली को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है, जो कि कुएमारी और आसपास के क्षेत्र में काफ़ी घटनाओं में शामिल रहे थे, जिसमें महत्वपूर्ण घटना कुमजीर में नगर सैनिक की हत्या, उसेली में आर्मी जवान की हत्या और एक आईडी में ग्रामीण की हत्या भैंसगांव में, ये महत्वपूर्ण घटनाओं में ये लोग शामिल हुए थे। कांकेर पुलिस को इनकी गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। कांकेर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए विजेंद्र पांडे की रिपोर्ट। 5 फरवरी से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ हो गया है। विधानसभा सत्र के इस बजट सत्र में विपक्ष की कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार को पूरी तरह घेरने को तैयार है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों की अलग से बैठक लेकर विषयों की बारीकियों पर चर्चा की है। विधानसभा सत्र को लेकर मिल रही जानकारी के अनुसार इस बार विधानसभा के बजट सत्र के लिए कुल 2262 सूचनाएं मिल चुकी हैं, जिनमें तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या 1134 और अतारांकित प्रश्नों की कुल संख्या 1128 है। विधायकों से कुल ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की 10 सूचनाएं मिली हैं। वहीं नियम 139 के अधीन अवलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए 1 सूचना, अशासकीय संकल्प की कुल 5 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि अभी तक शून्यकाल की 6 सूचनाएं एवं याचिका की 10 सूचनाएं भी प्राप्त हुई हैं। दरअसल कांग्रेस राज्य सरकार के बहाने केंद्र की भाजपा सरकार के विरुद्ध पर लामबंद होने के मूड में है और इसके लिए वे सीधे तौर पर केंद्र की विभिन्न मोदी की गारंटी से जुड़े योजनाओं पर सवाल खड़े करने की तैयारी में है। देखना यह है कि भाजपा अपने तर्कश से विपक्ष को कौन से राजनीतिक अस्त्रों का इस्तेमाल करती है। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सुभाष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में रहने वाले अधिवक्ता अनुराग पांडे के साथ मारपीट मामले में अधिवक्ताओं ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बिलासपुर के अधिवक्ताओं का आरोप है कि डायल 112 में कार्यरत पुलिसकर्मी ने अधिवक्ता के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की है। मामले में अब अधिवक्ताओं ने एसपी और आईजी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। दरअसल पूरा मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है, जहां निवासरत अधिवक्ता अनुराग पांडे के घर डायल 112 की टीम पहुंची थी। इस दौरान अनुराग पांडे और पुलिसकर्मी के बीच जमकर मारपीट हो गई। घर के बाहर पुलिसकर्मी द्वारा ले जाते सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। मारपीट के मामले को लेकर अब अधिवक्ता संघ पुलिसकर्मियों के खिलाफ एसपी के पास पहुंचे, जहां उन्होंने जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। विश्वजीत खुटे और उसके साथ एक बघेल करके वाहन चालक थे, दोनों मेरे घर के अंदर घुसे तो पत्नी ने दरवाज़ा खोला और बोले कि कैसे आए हैं, तो वो बोले कि आप लोगों के आपके पति के खिलाफ शिकायत है। तो बोले किसने किया है, तो पत्नी ने बोले मैंने तो किसी प्रकार का आपको फ़ोन किया है ना शिकायत किया है। तब उनके द्वारा ये कहा गया कि हम तो तेरे को लेके भी जाएंगे और तेरे को बताएंगे कि तेरी वकालत क्या है। और उसके बाद मेरा मोबाइल को पटक के तोड़ा गया उनके द्वारा। मेरे साथ मारपीट करना चालू कर दिया। मेरी पत्नी जब बीच बचाव में आई तो मेरी पत्नी के साथ धक्का मुक्की कर मारपीट किए। मैं उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाह रहा हूं और मेरे खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज किया है पुलिस वालों द्वारा कि मैंने पुलिस वाले के साथ मारपीट किया हूं। इस प्रकार का मामला दर्ज करके मुझे कल थाने में बिठाया गया और मेरे पास सरकारी काम में बाधा का मेरे ऊपर ऑफेंस लगाया गया है। वहीं बिलासपुर पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने इस मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। ये शिकायत मिली है कि अब अधिवक्ताओं का कहना है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत मिली थी उससे पुलिस ने बदतमीजी की, जबकि आरक्षक ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें बताया कि उसके वर्दी भी उसकी फाड़ी और उसके साथ मारपीट किया गया, जिसमें एफआईआर दर्ज है। मेरे पास आज अधिवक्ताओं का दल उनके संघ के लोग आए थे। मैंने पूरी बात उनकी सुनी है और 2 दिन के अंदर मैंने बोला है कि इस
घटना में इसको जांच करेंगे और जो उचित कार्रवाई होगा वो हम लोग करेंगे। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिलीप अग्रवाल की रिपोर्ट। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भानु प्रतापपुर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस औचक निरीक्षण के दौरान जिले के मुखिया ने साफ सफाई न होने के चलते अपनी नाराजगी भी जताई। इस दौरान उन्होंने खंड चिकित्सा अधिकारी और अस्पताल के अन्य अधिकारी कर्मचारियों को आम लोगों को समुचित रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं करने तथा मरीजों को जरूरी सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। कलेक्टर सिंह ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। भानु प्रतापपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए विजेंद्र पांडे की रिपोर्ट। एक तरफ विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है तो दूसरी तरफ इस महत्वपूर्ण सत्र को छोड़ भाटापारा विधायक इंद्र साहू क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री बंद करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। भाटापारा के विधायक इंद्र साहू छत्तीसगढ़ की विधानसभा के शुरू हुए बजट सत्र को छोड़कर भाटापारा के जयस्तंभ चौक में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायक इंद्र साहू के साथ सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। विधायक अपने क्षेत्र में अवैध शराब की हो रही बिक्री को बंद कराने खुद ही धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। बलौदा बाजार से इंडिया टाउन न्यूज के लिए चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक स्वागत होगा। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की न्याय यात्रा 7 जिलों में 536 किलोमीटर होकर गुजरेगी। 67 दिनों में यात्रा 110 जिला, 100 लोकसभा क्षेत्र, 337 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक स्वागत होगा। इसकी तैयारियों में पूरी कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। पार्टी का कहना है कि छत्तीसगढ़ के लोग तथा छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी की यात्रा के स्वागत को लेकर उत्साहित है, प्रसन्न है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में 8 फरवरी को प्रातः 10 बजे रायगढ़ में प्रवेश करने के बाद यात्रा छत्तीसगढ़ में 9 एवं 10 फरवरी को 2 दिन विश्राम करेगी। 2 दिन बाद 11 फरवरी को यात्रा रायगढ़, सक्ती, कोरबा होती हुई अंबिकापुर के रास्ते उत्तर प्रदेश प्रवेश करेगी। राहुल गांधी जी ने एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत, पहले भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की है। इस परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में जगह जगह राहुल गांधी जी की सभा होगी, राहुल गांधी जी की पदयात्रा होगी और विभिन्न संगठन के लोग, विभिन्न समाज के लोग, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के लोग राहुल गांधी से मिलकर इस प्रदेश के बारे में, इस देश के बारे में अपनी विचार रखेंगे। राहुल गांधी जी के साथ पदयात्रा करेंगे। राहुल गांधी जी 7 दिन तक इस छत्तीसगढ़ में रहेंगे। 8 फरवरी को उनका आगमन इस छत्तीसगढ़ में हो रहा है। रायगढ़ से 8 तारीख को सुबह होगा, सुबह 10 बजे। उसमें पूरे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जन और आम जनता जिस उत्साह से उस यात्रा का स्वागत कर रही, यात्रा में चल रही है, वो सारे लोग शामिल होंगे और हम कांग्रेस के लोग उनसे अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ शामिल हो। यह यात्रा न केवल रायगढ़ से प्रवेश करेगी, वो पद यात्रा आते हुए सक्ती से होते हुए कोरबा और कोरबा से होकर के अंबिकापुर और अंबिकापुर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए प्रस्थान करेगी। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज, हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों?
आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भिलाई निगम के वार्ड नंबर 35 के पार्षद मोहम्मद सलमान के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर चुनाव लड़ने को लेकर दर्ज की गई है। आरक्षित वार्ड से मोहम्मद सलमान ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर चुनाव लड़ा था और विजय भी हुए। पुलिस ने पार्षद सलमान पर 420 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। भिलाई नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिंह ने पार्षद सलमान के जाति मामले पर दुर्ग के संभाग आयुक्त के पास चुनौती दी थी। इस चुनौती के साथ साथ दुर्ग पुलिस को भी सभी दस्तावेजों को सौंपते हुए मोहम्मद सलमान के खिलाफ कूट रचित दस्तावेज का आरोप लगाते हुए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, जिसके बाद दुर्ग पुलिस ने मोहम्मद सलमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। आपको बता दें कि भिलाई नगर निगम के उप सभापति मोहम्मद सलमान फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पार्षद निर्वाचित हुए हैं। दरअसल भिलाई नगर निगम में वार्ड नंबर 35, जिसे शारदा पारा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है, मोहम्मद सलमान ने अपनी जाति कुंजर बताया था। मोहम्मद सलमान की जाति है ही नहीं। उसके बाद मोहम्मद सलमान ने आरक्षित सीट पर कूट रचित जाति प्रमाण पत्र और झूठा शपथ पत्र देकर चुनाव लड़ा था और विजय प्राप्त कर इसका लाभ लिया। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने अब मोर्चा भी खोल दिया है। वहीं एडिशनल एसपी अभिषेक झा ने बताया कि सिटिंग पार्षद मोहम्मद सलमान फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत की विवेचना के बाद सही पाया गया। सलमान के ऊपर धारा 420 के तहत कार्यवाही की गई है। ये थाना सुपेला का मामला था। यहाँ पे जो नेता प्रतिपक्ष भिलाई नगर के हैं, उन्होंने शिकायत की थी थाने में कि जो एक सिटिंग पार्षद हैं सलमान, वो फर्जी जो है जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके ओबीसी का फायदा उठा रहे हैं। तो इस तारतम्य में शिकायत पर से एसडीएम से उसका प्रतिवेदन लिया गया था। एसडीएम प्रतिवेदन में आया है कि उनके द्वारा जो इस्तेमाल किया जा रहा था जो प्रमाण पत्र, वो फर्जी है। इस आधार पर वहाँ पे एफआईआर किया गया है, उस पर कार्रवाई की गई है। किन धाराओं में कार्रवाई सर? उसमें 420, 414, 63, 71 पे कार्रवाई की गई। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के विभिन्न कर्मचारी संगठनों की एक अनोखी पहल देखने को मिली है। यहां जिले के विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग देने का निर्णय लिया। डाइट परिसर में आयोजित बैठक में जीपीएम जिला संयुक्त कर्मचारी संगठन ने अपने अपने संगठनों की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए तन मन धन से निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। इस दौरान डाइट पेंड्रा के प्राचार्य जेपी पुष्प ने बताया कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कई होनहार बच्चे आर्थिक रूप से सक्षम न होने के कारण कोचिंग में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने में कठिनाई होती है। इस तरह की कठिनाइयों को देखते हुए जिले के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग देने का निर्णय लिया गया। कोचिंग की जो सुविधाएं हैं इनके दूर की बात है। आजकल गला काट स्पर्धा है और सबको मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो उस लेवल पर ये बच्चे अपने आप को नहीं पाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए और हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये भी कहता है कि हम समाज के बच्चों को इस तरह से जोड़ें, कि इस तरह से शिक्षा दें कि वो बराबर की श्रेणी में आ जाए। इसीलिए मैंने पूरा बेरोजगार बच्चों के लिए ये मुहिम शुरू किया है। इसमें एक शर्त है, यानी कोई भी सरकारी कर्मचारी यदि हैं तो उनके बच्चे ना आए, क्योंकि वे कहीं भी पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। इसमें वे बच्चे आएंगे चाहे किसी भी वर्ग के हों, जिनके पास ये सरकारी कर्मचारी ना हो, गरीब हों और सुविधाएं ना हो। तो उन बच्चों के लिए ये मुहिम है। लगभग 500 बच्चे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें सभी वर्ग के बच्चे शामिल हैं। तो जिले के जितने भी आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे जो छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रतियोगी परीक्षा जो आयोजित किया जाता है, उन संदर्भ में चूँकि बच्चों को अच्छे से जो है प्रतियोगी परीक्षा मतलब
में सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाता, इसलिए उनका एक नवीन पहल और एक जो हमारा कर्मचारी संगठन पूरे जीपीएम जिले के संयुक्त रूप से उन बच्चों को एक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कि वो जो कोई भी राज्य का जो प्रतियोगी परीक्षा हो उसमें माने बच्चे यहाँ के अच्छे अव्वल नंबर जो वो ला के अपने जो है अच्छे अच्छे पदों पर पदस्थ हों, इस उद्देश्य के साथ जो है ये जो नवी कोचिंग सेंटर का जो है शुरुआत किया गया है। जीपीएम से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रयास केवर्त की रिपोर्ट। 15 दिसंबर को लाए गए अविश्वास प्रस्ताव और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सूरजपुर जनपद पंचायत को अपना अध्यक्ष मिल ही गया। इस पद के लिए निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में पुष्पा सिंह का निर्वाचन अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार सूरजपुर जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए दोबारा सदस्यों ने मतदान किया। बीते 15 दिसंबर को तत्कालिक जनपद अध्यक्ष जगलाल सिंह के खिलाफ जनपद सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसके बाद जनपद पंचायत सूरजपुर में 10 जनवरी को 22 सदस्यों ने जनपद पंचायत सूरजपुर कार्यालय में अपना वोट डाला था, जिसमें कुल 25 सदस्यों में से 23 सदस्य उपस्थित हुए थे और उसमें 21 मत अध्यक्ष के विरोध में पड़े थे। जिसके बाद आज नोडल अधिकारी की उपस्थिति में फिर से एक बार सदस्यों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया, जिसमें पुष्पा सिंह को 12 मत और राम सिंह को 11 मत मिले। इसी के साथ ही पुष्पा सिंह जनपद पंचायत सूरजपुर की अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुई। आज जो बनी उम्र वो अच्छा महसूस हो रहा है और सबके सहयोग से मैं जीत हासिल की हूँ। अब कोशिश करूंगी मैं सबको साथ लेके चलने के लिए, अच्छे से काम करने की कोशिश करूंगी। ग्राम पंचायत में जो समस्याएं हैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगी। जिले के जनपद पंचायत सूरजपुर के अध्यक्ष पद के लिए आज निर्वाचन होना था, जिसमें आज 5 फरवरी 2024 को आज नियत था और इसमें कुल 24 लोगों ने इस पे अपने मताधिकार का प्रयोग किया और जिसमें 12 मत श्रीमती पुष्पा सिंह को पड़े, जबकि श्री राम सिंह को 11 मत पड़े। एक मत जो है वो रिजेक्ट हो गया है। इस तरह से पुष्पा सिंह को 12 मत प्राप्त हुए। जनपद पंचायत के उनको अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटा दिया गया था। उसके बाद प्रक्रिया के तहत इसको आज पुनः सम्मेलन बुलाया गया और आज नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ। सूरजपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए एजाज अहमद की रिपोर्ट। बेमेतरा पुलिस ने 3 फरवरी को रायपुर कवर्धा नेशनल हाईवे के मटका गांव में हुई शिक्षक की हत्या का खुलासा किया है, जिसमें उनके साले सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हत्या की वजह घरेलू विवाद बताया जा रहा है। शिक्षक की हत्या के मामले में खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने बताया कि 3 फरवरी को दोपहर 12 बजे नेशनल हाईवे में ग्राम मटका के पास एक युवक की हत्या करने की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की, जिसमें मृतक युवक की पहचान बेमेतरा के वार्ड नंबर 18 के रहने वाले विजय वर्मा के रूप में हुई, जो ग्राम जिया में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। घटनास्थल में जाकर पुलिस ने जांच की तो हत्या की वजहों को सुलझाने लगी। पुलिस ने हत्या के मामले में खुलासा करते हुए बताया कि मृतक विजय वर्मा का उनकी पत्नी के साथ दहेज प्रकरण को लेकर विवाद चला था। वहीं विजय 2 दिन पहले ही पत्नी से मिलने पहुंचा था, जिसको लेकर उनके साले ललित वर्मा के साथ विवाद हुआ था। साले ललित वर्मा ने जीजा विजय वर्मा को जान से मारने की धमकी दी थी। विजय वर्मा नामक एक व्यक्ति जो जिया स्कूल में अध्यापक हैं, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में बॉडी नेशनल हाईवे बेमेतरा थाना अंतर्गत पाई गई थी। शॉर्ट पीएम में ये साबित हुआ कि उनका धारदार हथियार से मृत्यु कारित की गई है। 302-120 बी के तहत में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया। 48 घंटे में लगभग इसमें ये 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और फर्दर इसमें कॉन्स्पिरेसी में और लोग जो इन्वॉल्व हैं उसके लिए भी लगातार जो है रेड की जा रही है। मामले में ललित वर्मा ने शिक्षक विजय वर्मा को मारने अपने मित्र तुकाराम साहू को 2,50,000 में हत्या की सुपारी दी। हत्या की सुपारी के बाद से तुकाराम ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने अब तक आरोपी ललित वर्मा, सुपारी किलर तुकाराम सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। बेमेतरा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अंकुर तिवारी की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारी और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
राजनीति की शतरंज, किसके शहर किसकी मार, कहां प्यादा बना वजीर, हर कदम के साथ बदलती तस्वीर जो तय करेगी प्रदेश की तकदीर। देखिए राजनीति के हर देखे अनदेखे पहलू पर खास कार्यक्रम टाउन पॉलिटिक्स। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर रात 8 बजे।